चलिए, तो पहला क्लास खत्म हुआ, अब है दूसरा क्लास ऑफ एंजाइम, क्लास 2। बताओ क्लास 2 का क्या नाम है? ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस ये एंजाइम का नाम नहीं है, ये क्लास का नाम, ट्रांसफरेजेस। ठीक है, इसमें जो भी ग्रुप एंजाइम है उसका एक ही काम है कि किसी भी ग्रुप को, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो, उस ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से उठाकर, जैसे कि ये ग्रुप ऑलरेडी इसके साथ अटैच्ड है, ओके, इसको यहां से डिटैच करके इस पूरे ग्रुप को दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जोड़ देना। कोई एस डैश है, इसको यहां से डिटैच करके इसके साथ जोड़ देना, और ये पूरा रिएक्शन होगा जिस एंजाइम की प्रेजेंस में, वो एंजाइम है ट्रांसफरेजेस। यही काम है इसका। एग्जांपल देख लो। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसका एक पहले एग्जांपल सुन लो। बहुत लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय एग्जांपल, पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, जहां ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसमें कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है, इस 6 का मतलब तो क्या है, ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ा गया है। लेकिन सर ये फॉस्फेट आया कहां से? ये इनऑर्गेनिक ग्रुप है, ये ग्रुप इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये एक इनऑर्गेनिक ग्रुप है, ये फॉस्फेट आया कहां से? तो सुनना ध्यान से। एक्चुअल में ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन किया एटीपी, और यहां पर एंजाइम था हेक्सोकाइनेज। कौन था? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ने एटीपी के एक फॉस्फेट को उठाया और ग्लूकोज के साथ जोड़ दिया। ग्लूकोज बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और एटीपी बन गया एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये काम किसने किया? हेक्सोकाइनेज ने। अब समझ में आया रिएक्शन कैसे करता है ये ट्रांसफरेजेस। और एक एग्जांपल देख लो, और एक एग्जांपल देख लो। एक रिएक्शन बताऊंगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, जहां मैं बोलूंगा ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, इस ग्लूटामेट के साथ रिएक्शन करता है पायरुवेट, यानी कि पायरुविक एसिड, पायरुवेट। और इस दौरान एंजाइम होता है ट्रांस एमिनेज। कौन सा एंजाइम होता है? ट्रांस अमीनेज। ट्रांस अमीनेज नाम से पता चल रहा होगा, अमीन ग्रुप का ट्रांसफर। ये क्या करता है, इस पायरुवेट से उठाता है अमीन ग्रुप, ट्रांसफर कर देता है ग्लूटामेट को, अमीन ग्रुप। तो ग्लूटामेट क्या बन जाता है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट, यानी कि अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। क्या बन जाता है? अल्फा कीटो, अल्फा कीटो ग्लूटामेट, अल्फा कीटो ग्लूटामेट, अल्फा कीटो ग्लूटामेट। और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एमिन ग्रुप निकलने के बाद एलेनिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एलेनिन। तो बताओ ट्रांस एमिनेज ने क्या काम किया? यहाँ पे ट्रांसफर किया है ना अमीन ग्रुप का, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट। अच्छा, अगर इसका जनरलाइज्ड रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखोगे? क्या ऐसे लिख सकते हो जनरलाइज्ड रिएक्शन? देखना, ए है, सॉरी ए नहीं, मान लो एस है, सबस्ट्रेट एस है, ठीक है, और इस सबस्ट्रेट के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सपोज दैट कि ए जुड़ा हुआ है, और एक सबस्ट्रेट है एस डैश। रिएक्शन हुआ किसके प्रेजेंस में? ट्रांसफरेजेस के प्रेजेंस में। तो ए जो फंक्शनल ग्रुप है, जो भी ग्रुप है ए, उससे एस से डिटैच हो गया, तो एस अकेला बच गया, और वो ए जुड़ गया किसके साथ? एस डैश के साथ। क्या जनरल रिएक्शन हो सकता है? क्या सर? क्या इसी जनरल रिएक्शन के बेसिस पे ये एग्जांपल मैंने दिया? बोलो। ये तो है ट्रांसफरेजेस। अब इस ट्रांसफरेजेस में मैंने दो एग्जांपल जो लिया है, इस दोनों एग्जांपल के जरिए मुझे कुछ सिखाना है आपको, फंडा देना है, फंडा, कंसेप्ट। वो फंडा आगे काम आएगा। सुनो, यहाँ पे एक एंजाइम मैंने लिखा काइनेज। अगर बात काइनेज की आई है तो कान खोल के सुन लो। आज के बाद जब भी बायोलॉजी में काइनेज वर्ड सुनाई पड़े तो 3 बातें दिमाग में जरूर आनी चाहिए। कितनी बातें? 3 बातें दिमाग में जरूर आनी चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें? आज ही ठूंस लो भेजे में। पहला दिमाग तो यही में आना चाहिए कि दुनिया का हर काइनेज एंजाइम क्लास 2 को बिलोंग करता है। क्या दिमाग में आना चाहिए? दुनिया का हर काइनेज एंजाइम
क्लास 2 को बिलोंग करता है। कोई भी काइनेज आया लास्ट में क्लास 2, कोई भी काइनेज हो क्लास 2, क्लास 2 सिंपल। दूसरा बात क्या आना चाहिए, काइनेज एंजाइम आया, अच्छा उसका को एंजाइम, उसका सॉरी को फैक्टर मेटालाइन होगा, वो भी मैग्नीशियम +2 होगा। फिक्स, दुनिया का कोई भी कोई काइनेज वाला आ जाए, कोई भी काइनेज क्लास 2 को बिलोंग करेगा, उसका को फैक्टर मेटालाइन होगा, वो भी मैग्नीशियम +2 होगा। और तीसरा बात क्या दिमाग में आना चाहिए, काइनेज वर्ड दिखते ही तुरंत कहना कि एंजाइम का एक ही काम है, फॉस्फेट ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से उठा के, फॉस्फेट ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से उठा के दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करना। आज के बाद काइनेज वर्ड दिमाग में आते ही ये 3 बातें एट अ टाइम आनी चाहिए। काइनेज क्लास 2 को बिलोंग करेगा, काइनेज मैग्नीशियम +2 कोफैक्टर मेटालाइन, काम फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। कई सारे काइनेज एंजाइम है, भरे पड़े हैं, आप कहेंगे एग्जांपल अभी अगले वाले चैप्टर में। एक एंजाइम हेक्सोकाइनेज, फास्फोप्रेक्टोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट डाइकाइनेज, अरे भैया एग्जांपल भरे पड़े हैं। पाइरुवेट इनोल काइनेज भरे पड़े हैं। काइनेज मतलब ये 3 काम, और कोई काम नहीं, मतलब ये 3 बातें, काम तो एक ही है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर। बोलो काइनेज हेक्सोकाइनेज के साथ जब काइनेज वर्ड आए तो काइनेज दुनिया में कोई भी एंजाइम उसका 3 कांसेप्ट याद रहेगा, रहना चाहिए। अब एक और कांसेप्ट मुझे देना है, दूसरे एग्जांपल में वर्ड आया है ट्रांस। आज के बाद जब भी आपको किसी भी एंजाइम के आगे ट्रांस वर्ड दिख जाए, 2 बातें दिमाग में जरूर आनी चाहिए। ट्रांस वर्ड आते ही एंजाइम के आगे ट्रांस लिखा है, 2 बातें जरूर आनी चाहिए। पहला, क्लास 2 को बिलोंग करेगा, क्लास 2 को बिलोंग करेगा। और दूसरा, किसी न किसी ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, पक्का, वो और कुछ काम नहीं कर सकता है, किसी न किसी ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। जाहिर सी बात है, जब क्लास 2 में आ गया तो काम है उसका ट्रांसफर ऑफ एनी ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। बोलो, तो आज के बाद एंजाइम के लास्ट में काइनेज दिखे तो 3 बातें याद आनी चाहिए, और एंजाइम के नाम के आगे ट्रांस दिखे तो 2 बातें याद आनी चाहिए। ये बात मैं आगे पूछूंगा, आगे आएगा फिर से ये बात, मतलब मैं पूछूंगा, देखो काइनेज आया, 3 बात बताओ क्या याद आ रहा है, देखो ट्रांस आया, 2 बात बताओ क्या याद आ रहा है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट क्लास 2। नोट्स में देख लो एक बार जल्दी से, फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं। देख लो क्लास 2 ट्रांसफेरेजेस, सारी बातें यहाँ लिखी है, ठीक है, वो फंडा भी लिखा है यहाँ पे। एक मिनट रुको, ग्लूट्रेट अल्फा कीटो, नहीं ग्लूटामेट नहीं था, ग्लूट्रेट ही था, सॉरी ग्लूट्रेट था ना कि ग्लूटामेट, वहां मैं सही कर देता हूँ। तभी मैं कहा कि ग्लूटामिक एसिड याद आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, ये एग्जांपल सही करने दो, नॉट ग्लूटामेट, ग्लूट्रेट, रुक जाओ 1 मिनट, ये ग्लूट्रेट है, ग्लूटामेट भी होता है कंपाउंड, बताऊंगा आगे। ग्लूट्रेट नॉट ग्लूटामेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ग्लूट्रेट। और जहां पे भी लास्ट में रेट आता है, जैसे पाइरुवेट आता है ना 8, तो उस चीज को आप एसिड भी बोलते हो, ग्लूटामिक एसिड, इसी को बोलोगे ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटारिक एसिड, हाँ क्या हुआ, ग्लूटामिक ग्लूटामिक एसिड, आवाज कट रहा, आवाज कट रहा है। ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ये बात आपका यहाँ पे लिखा है, देख लो, ग्लूटामिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड, और ये पाइरुवेट कन्वर्ट हो गया एलेनिन में, और ग्लूट्रेट और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट उसी का नाम, ठीक है। फंडा भी लिख दिया। ट्रांस, मैंने कहा ना ट्रांस वर्ड आते ही दिमाग में आना चाहिए क्लास 2 किसी न किसी ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। जैसे एक एग्जांपल है, अभी मैंने आपको बताया ट्रांस अमीनेस, तो अमीन ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। ट्रांस पेप्टाइडेस, पेप्टाडाइल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। ट्रांस ग्लाइकोसिडेस, ग्लाइकोसाइड ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। ट्रांस वर्ड आते ही वो 2 बातें याद आनी चाहिए। बोलो ग्रुप 2 में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, फिर चलते हैं अगले क्लास में, मतलब क्लास 2 में कंफ्यूजन है तो बोलो, कंफ्यूजन है? नो सर। चलिए क्लास 3 का क्या नाम है? हाइड्रोलाइजेस, हाइड्रोलाइजेस,
हाइड्रोलेजेस कहते हैं, नॉट लाइजेस, हाइड्रोलेजेस। ठीक है, क्या काम है इसका? इसका काम है, सुना ध्यान से, इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी सबस्ट्रेट का ब्रेकिंग करना, उसमें जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना। वो बॉन्ड किसी भी प्रकार का बॉन्ड हो सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड हो सकता है, अमाइड बॉन्ड हो सकता है, एस्टर बॉन्ड हो सकता है, किसी भी प्रकार का बॉन्ड हो सकता है, उस बॉन्ड का ब्रेकिंग करना, बट बाय द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर के हेल्प से ही ब्रेक करना, ये कंडीशन है। अगर ऐसा हो रहा हो तो वो रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। वाटर की प्रेजेंस में किसी का ब्रेकडाउन तो वो रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल जनरलाइज्ड रिएक्शन लिखो, मान लो ए और बी ये मिला के कंपाउंड है, एक सबस्ट्रेट है पूरा का पूरा, ठीक है। अब क्या करो, इसके साथ वाटर का रिएक्शन कराओ, क्या कराओ, वाटर का रिएक्शन कराओ, और वाटर का एडिशन कराओ इस पूरे कंपाउंड में ओवरऑल, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा? एंजाइम लगेगा हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस। वो हाइड्रोलेजेस का फिर अलग अलग नाम दे सकते हो इस बेसिस पे कि सबस्ट्रेट क्या है, ठीक है, सबस्ट्रेट का क्या नाम है। हाँ, अब क्या होगा फाइनली, इस वाटर में से OH निकालो और H निकालो, और फिर देखो ए किसको एक्सेप्ट कर सकता है और बी किसको एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ए एक्सेप्ट कर लिया H को तो बन गया AH, और बी एक्सेप्ट कर लिया OH को बन गया BOH। अब देखो ए और बी के बीच में चाहे जो भी बॉन्ड हो, पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, जो भी बॉन्ड हो वो ब्रेक हो गया ना, मगर ये ब्रेक होने के लिए कंडीशन है वाटर, वाटर की प्रेजेंस में हुआ है, एंजाइम कराया हाइड्रोलाइजेस, वाटर को ऐड करके ये बॉन्ड तोड़ा गया है। और यहाँ पे जो भी दो प्रोडक्ट मिला है हमें, उसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड ही बना है ना कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ही बना उसके बीच में, एक को H मिला, एक को OH मिला। इस तरीके का रिएक्शन जहां पे भी दिखेगा वो होगा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जो डाइजेशन चैप्टर पढ़े हैं ना, वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी एंजाइम आपने पढ़ा सब हाइड्रोलाइजेस था। लाइसोसोम के जितने भी एंजाइम होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम याद करो, हाइड्रोलाइजेस, ये 4 से 5 के बीच में एक्ट करता है। अब यहां से मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ, सुन लो ध्यान से। दुनिया में हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बहुत जरूरी रिएक्शन है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो। बताता हूं क्यों, सुनना ध्यान से। उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है, ठीक है, तो क्या प्लांट में भी होता है डाइजेशन? क्या लगता हाँ है? सर होता है। तो क्या फिर प्लांट में भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? डाइजेशन नहीं होता है, होता है। डाइजेशन नहीं होता है, मगर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है। हम तो खाना खाते हैं, उसके लिए होता है हाइड्रोलाइसिस, उसके लिए उसके यहाँ उसको खाना खाने की जरूरत नहीं है। प्लांट और ऑटोट्रॉफ, हेलो, प्लांट और ऑटोट्रॉफ, वो जो अपना फूड बनाते हैं। अभी बताता हूँ ये डाइजेशन का क्या कंसेप्ट है, सुनना। एक्चुअल में डाइजेशन क्यों जरूरी है, डाइजेशन का डेफिनेशन बताओ, डाइजेशन का डेफिनेशन बताओ। Conversion of complex macromolecule into कॉम्प्लेक्स simpler and मैक्रोमोलिक्यूल, absorbable. कॉम्प्लेक्स Yes. मैक्रोमोलिक्यूल into simple and absorbable form, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, राइट, यही आंसर है। सुनना, एक्चुअल में हम जो खाते हैं वो क्या है, वो है पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का नाम पे क्या है, पॉलीसैकेराइड। वो है लिपिड मतलब फैट, वो है प्रोटीन, वो है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए। पॉलीसैकेराइड इज पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। लिपिड इज द नॉट पॉलीमर, लिपिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, and it is also macromolecule, पढ़ा चुका हूं बायोमोलिक्यूल्स में। प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पढ़ा चुका हूं बायोमोलिक्यूल। और अगर ऐसा है तो सुनना ध्यान से, हमने इसको खाया, एनर्जी इससे नहीं मिलता है, मिल ही नहीं सकता है, एनर्जी से मिल ही नहीं सकता है।
क्योंकि ये हमारे सेल के अंदर जा ही नहीं सकता। हमने इसको खाया, बक्कल कैविटी में गया, बक्कल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट हुआ और फाइनली हाइड्रोलाइजेज एंजाइम को गिरा के जैसे कि पॉलीसैकेराइड के नाम पे कई सारे एंजाइम, पॉलीसैकेराइडेज, जैसे कि मान लो कि एमाइलेज या फिर ऐसे और भी कई सारे एंजाइम, सेलेब्री एमाइलेज, ठीक है, कई सारे घने सारे भाई पॉलीसैकेराइड में, ठीक है। तो वो सब आपने गिरा के उसको सबको किसमें कन्वर्ट किया, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। फाइनली ग्लूकोज बना, यस और नो, चाहे वो माल्टेज हो, इन्वर्टेज हो, सुक्रेज, जो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, जो मोनोमर है फाइनली। ऐसे ही आपने लाइपेज को गिरा के फाइनली कन्वर्ट किया फैट प्लस ग्लिसरॉल में, यस और नो। ऐसे ही आपने प्रोटीन के ऊपर कई सारे प्रोटीओलाइटिक एंजाइम, चाहे एंडोपेप्टाइडेज हो या एक्सोपेप्टाइडेज हो, गिरा के फाइनली किस में कन्वर्ट किया, अमीनो एसिड में। और न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए आरएनए कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो, पहले आपने गिलाया न्यूक्लियोटाइडेज, फिर गिलाया न्यूक्लियोसाइडेज, फाइनली उसको किसमें कन्वर्ट किया, 3 चीजों में, शुगर। अब आपको पता है वो शुगर कौन होगा, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज प्लस फॉस्फेट, और बताओ एक, नाइट्रोजनस बेस। फिर वहाँ फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल होगा ना। हाँ ठीक है, फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल। अब मुझे बताओ कि ये पूरा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, प्लांट में ऐसा नहीं होता है, मतलब कि ऐसा होता है, ये रिएक्शन तो चलता है मगर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है वहां पे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जरूर होता है। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, लेकिन प्लांट के हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, वहां डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। तो हमारे अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, पहले हम अपने अंदर की बात कर लेते हैं, क्यों चल रहा है, क्योंकि हम खाना खाए इसको, ये हमारे सेल के अंदर जा ही नहीं सकता। हमारा सेल मेम्ब्रेन इसके लिए, इस मैक्रोमोलेक्यूल के लिए इम्परमेबल है, इतने बड़े बड़े पोर नहीं है। तो कह रहे हैं सेल के बाहर रह के एनर्जी नहीं दे सकता क्या, नहीं। कह रहे हैं सेल के बाहर रह के एनर्जी नहीं दे सकता, नहीं। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन में चलता है, न कि डाइजेशन में। डाइजेशन में ब्रेकडाउन रिएक्शन चलता है, ना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वहां लाइसिस रिएक्शन चलता है, ना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एनर्जी रिलीज होता है, ध्यान रखना, कान खोल के सुन लेना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एनर्जी रिलीज होता है, और कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, सही रुक जाओ, बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा एनर्जी फ्लो का, उसमें रिलीज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। और सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर चलता है, ना कि बाहर। और सेलुलर रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट है, पहले वहां पहुंचे तो सही, और उस सबस्ट्रेट के तौर पे कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलेक्यूल एक्ट नहीं कर सकता है, उसके मोनोमर एक्ट करेंगे, या उसका सिंपलेस्ट फॉर्म एक्ट करेंगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सब मोनोमर है ना। नहीं मतलब कि इसमें कुछ मैंने मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, यूं बोलो, कुछ डाइसैकराइड है तो कुछ मोनोसैकराइड है, लेकिन है तो सिंपलेस्ट फॉर्म ना, जो सेल के अंदर जा सकता है। वो सेलुलर रेस्पिरेशन में भाग लेगा, फैट नहीं जा सकता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन का नहीं होता सेलुलर रेस्पिरेशन, अमीनो एसिड का होता है। न्यूक्लिक एसिड का नहीं होता सेलुलर रेस्पिरेशन, शुगर का होता है। नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट वो फिर दोबारा से काम आ जाते हैं डीएनए बनाने में, आरएनए बनाने में। शुगर भी काम आ सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, अदरवाइज उसका मेटाबॉलिज्म होकर एनर्जी भी मिल सकता है। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन इसका करेगा और तब जाके एनर्जी रिलीज होगा। अब समझ में आया कि डाइजेशन क्यों जरूरी है। डाइजेशन इसलिए जरूरी नहीं कि उससे एनर्जी मिलता है, अरे डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट है ना, वो जब सेल में एब्जॉर्ब होंगे ना, एनर्जी उससे मिलेगा, एनर्जी उससे मिलेगा, और एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में मिलेगा, एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में मिलेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था डाइजेशन का लास्ट स्टेप सेल रेस्पिरेशन, याद है? अगर याद हो, पहला इंजेक्शन, याद आ रहा है? इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, सॉरी असिमिलेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, लास्ट में इजेशन। और मैंने कहा था जब असिमिलेशन हुआ
तो असिमिलेशन के बाद सेल के अंदर सेल रेस्पिरेशन, याद आया, एनर्जी वहां मिलता है सेल के अंदर न कि बाहर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एनर्जी तैर रही है क्या? कतई नहीं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ल्यूमेन में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है क्या? कतई नहीं, कतई नहीं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो भैया ब्रेक डाउन रिएक्शन हुआ है, लाइसिस रिएक्शन हुआ है। एनर्जी तो सेल रेस्पिरेशन में निकलेगी, और कैसे निकलेगी निकाल के दिखाऊंगा सेल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये तो हुआ एनिमल का कंसेप्ट। अब समझ में हाइड्रोलाइजेज एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर हाइड्रोलाइजेज कौन है? डाइजेस्टिव एंजाइम, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे वो प्रोटीन का हो, चाहे वो लिपिड का हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड का हो। अब बात करते हैं प्लांट में भी हाइड्रोलाइसिस होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में सीड जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेशन होता है ना, तो सीड जर्मिनेशन के दौरान, एक बार बताओ, सीड है, प्लांट तो नया लाइफ है नहीं, सीड में होता है स्टोर्ड फूड। क्या होता है? स्टोर्ड फूड। किसी में प्रोटीन भी होता है, किसी में फैट होता है, और किसी में पॉलीसेकेराइड के नाम पे अमाइलेज भी होता है। ठीक है, अमाइलेज अच्छा खासा मात्रा में होता है, प्रोटीन भी होता है, और बहुत सारे में तो फैट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, डिफरेंट। ये इसको बोलते हैं स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड ऑफ सीड। ठीक है, जो सीडेड प्लांट है। तो जब सीड का जर्मिनेशन होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? सीड जर्मिनेशन में एनर्जी चाहिए। कौन देगा एनर्जी? क्या स्टोर्ड फूड देगा? अरे बोलो, क्या स्टोर्ड फूड देगा? देगा नहीं, लेकिन इसको यूज करके एनर्जी आप फाइनली निकाल सकते हो। ये एनर्जी थोड़ी देगा। जो सीड के सेल है उसमें भले ही स्टोर्ड हो सीड के पूरे कंपोनेंट के अंदर पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन, लेकिन सेल रेस्पिरेशन में भाग ले ही नहीं सकता है। तो क्या करें? इसको पहले कन्वर्ट कीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, तब उसका सेल रेस्पिरेशन होगा तो उससे एनर्जी मिलेगा और सीड जर्मिनेशन प्रोसेस चल सकता है। तो कह रहे हैं इसको हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम चाहिए, होते हैं उसके अंदर, सीड के सेल के अंदर होते हैं। लेकिन तो बोलोगे सर तब तो वो एंजाइम कभी भी एक्टिव हो जाएगा, कभी भी सीड जर्मिनेशन हो जाएगा? नहीं, उस हाइड्रोलाइसिस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए एक हार्मोन चाहिए जिसको कहते हैं जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। पढ़ाएंगे हार्मोन में, प्लांट हार्मोन में। जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन उसी का नाम है, वो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम को एक्टिव करेगा, स्टोर्ड फूड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को। तब स्टोर्ड फूड का होगा हाइड्रोलाइसिस, तब मिलेगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म, तब सेल करेगा उसका सेल रेस्पिरेशन, तब होगा एनर्जी रिलीज, तब होगा सीड जर्मिनेशन। अब समझ में आया? इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? डाइजेशन सब में हो ना हो, हाइड्रोलाइसिस सब में होता है। हाइड्रोलाइसिस सब में होता है क्योंकि हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट सेल रेस्पिरेशन का रिएक्टेंट है। बहुत बड़ी बात करी मैंने। डाइजेशन सब में हो ना हो, एनिमल में होता है वैसे, डाइजेशन सब में हो ना हो, हाइड्रोलाइसिस सब में होगा। और इसीलिए होगा हाइड्रोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट सेल रेस्पिरेशन का रिएक्टेंट है। और सेल रेस्पिरेशन दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। और अगर ऐसा है तो सेल रेस्पिरेशन का रिएक्टेंट कौन है? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का प्रोडक्ट। इसलिए हाइड्रोलाइसिस भी सब में जरूरी है। समझ में? अब समझ में आ गया वो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कितना जरूरी है। अगर ये बात समझ में आ गई तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक सवाल का जवाब दे दो, मान लूंगा समझ में आ गई। दे दोगे? एग्जाम्पलर में है क्वेश्चन, बड़ा लोकप्रिय सवाल है। देखो क्वेश्चन दूं, बोलो? बोलिए। ये क्वेश्चन है कि एक पर्सन थोड़ा सुस्ती फील कर रहा है, उसको डिजीनेस, चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, वो फिजिकल वर्क ज्यादा कर लिया है किसी कारण से, उसको सुस्ती या और चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, बस इस वजह से कि उसके बॉडी को थोड़ा एनर्जी अभी नहीं है उतना। ठीक है, फिजिकल वर्क करके पूरी एनर्जी लॉस कर दिया है। इंस्टेंट एनर्जी उसको दिलाना, मतलब कि अब भाई इंस्टेंट का मतलब आप ये समझ लो ना कि क्या इंस्टेंट का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि वो चक्कर से ज्यादा गिर जाए और नुकसान हो जाए। तो वो पर्सन है,
ठीक है, डिजीनेस से अभी सफर कर रहा है, और ये उसको कब बीमारी नहीं है, ये जस्ट एक ड्यू टू फिजिकल वर्क है, राइट, हैवी वर्क है। अब इस कंडीशन में आपके घर में जिस भी पर्सन को ऐसा हुआ, आपके किचन में दो चीजें हैं, एक बर्गर, डोमिनोज, पिज्जा और सैंडविच वगैरह है, ठीक है, एक स्टॉल में, और फ्रिज में रखा हुआ है, मतलब कि वो तो गर्म वाले स्टॉल में है ना, वो सब गर्म वाले में रखोगे ना, और फ्रिज में रखा हुआ है फ्रूट जूस। अब फ्रूट जूस में क्या होता है, सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज, यही सब होता है, ग्लूकोज वगैरह भी होता है थोड़ा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आपके किचन में दो चीजें हैं और आपके घर में किसी को हो रहा है डिजीनेस अभी जस्ट, उसको क्या खिलाओगे, क्या खिलाओगे और क्यों खिलाओगे, विथ रीजन बताओ। उसको फ्रूट जूस देंगे, क्यों? क्योंकि सर ये तो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट है, इसमें इसको बहुत बढ़िया, ब्रेक करने में टाइम नहीं लगेगा, तो इसको ब्रेक ही डायरेक्ट नहीं एब्सॉर्ब करना है, होगा। इसको डायरेक्ट सेल रिस्पेशन में घुसाना है, उसको ब्रेक करना ही नहीं है ना, उसको डायरेक्ट सेल रिस्पेशन में घुसा देना है। अगर आप उसको अर्गर बर्गर डगर पिज्जा मिज्जा देंगे तो 4 से 5 घंटे लगेंगे हाइड्रोलाइसिस में, डाइजेशन पे, ह्यूमन में 4 से 5 घंटा लगता है, तब तक मतलब पर्सन निपट लेगा। अगर उसको आप ग्लूकोज देंगे या फ्रूट जूस देंगे, सुक्रोज फ्रक्टोज, तो ये ऑलरेडी हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट है, हाइड्रोलाइसिस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, नो डाइजेशन, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन और डायरेक्ट सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, खट से हो जाता है, सेल रेस्पिरेशन में समय नहीं लगता है, खट से होगा, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगा। कई सारे लोग इसको बोलते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगा इसलिए ग्लूकोज का सॉल्यूशन पिला दीजिए या फ्रूट जूस पिला लीजिए। अरे इंस्टेंट एनर्जी तो बाद का आंसर है, पहला आंसर तो ये है कि वो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट है, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट है इसीलिए इंस्टेंट एनर्जी देगा। अरे यार समझ में आया, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट है इसलिए इंस्टेंट एनर्जी देगा, दिस इज द रीजन। दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप क्लास 3 हाइड्रोलाइसिस। अब आपकी नोट्स में इसके बारे में एकदम डिटेल चर्चा लिखी हुई है, हाइड्रोलाइसिस के बारे में जो मैंने पढ़ाया है वही लिखी हुई है, आप पढ़ लो यहाँ पे, ये पूरी बातें आप पहले पढ़ो, क्योंकि इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको पढ़ना है, यहां तक पढ़ो, देन मैं अगले मीटिंग में वो तीनों क्लास छोटे छोटे से उसको खत्म कर दूंगा, यहां तक पढ़ लो, अगर यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। डाउट है? नो सर। चलिए यहां तक पढ़िए, फिर अगले मीटिंग में मिलते हैं।